हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईके शर्मा एक बार फिर आपके साथ आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो का विषय है बाबा रामदेव का आंदोलन, काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल आंदोलन के विषय में। और अन्ना हजारे का आंदोलन अधूरा रह जाता है यदि हम बाबा रामदेव के आंदोलन की चर्चा ना करें, क्योंकि ये दोनों आंदोलन एक ही समय, एक ही विषय भ्रष्टाचार पर थे और दोनों एक दूसरे के पूरक भी थे। दोनों हीरोज बाबा रामदेव और अन्ना हजारे, ये दोनों हीरोज थे उन आंदोलनों के। और ये दोनों ही एक दूसरे के मंच शेयर भी करते थे। आपस में कुछ तकरारें भी इनमें हुई, मंच शेयर करने भी बंद हुए, उन्हें एक मंच पर आए, तो ऐसे हुआ। तो इसीलिए बाबा रामदेव के आंदोलन की चर्चा यदि हम ना करें तो अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आंदोलन अधूरा रह जाता है। विस्तार में हम कल चर्चा नहीं कर पाए थे, वो हम आज भी नहीं कर पाएंगे। विस्तार की चर्चाएं मैं भविष्य के लिए छोड़ रहा हूं। जब आप लोग मुझे अधिक सहयोग करेंगे, जब अधिक सब्सक्राइब करेंगे, अधिक लोग देखेंगे, तो मैं विस्तार से एक एक डाटा, जितने भी मैंने टॉपिक लिए, सब पे आपको याद दिलाऊंगा। मैं आपसे ज़्यादा समझदार या होशियार नहीं हूं, लेकिन ये मेरा शौक है कि मैं डाटाज को इकट्ठा करते रहता हूं। किस समय किसने क्या बोला और क्या नहीं बोला, क्या सलाह दी सरकारों को या क्या सलाह नहीं दी। खैर, मैं वापस बाबा रामदेव के आंदोलन पर आता हूं। उस आंदोलन में एक विशाल सा पंडाल बाबा रामदेव ने आयोजित करवाया था। वो विशाल पंडाल इतना बेहतरीन था कि उसमें सारी सुविधाएं थी। एसी, कूलर, चमचमाती हुई लाइटें, मूविंग कैमरास ऑन स्टैंड्स, बहुत ही बेहतरीन शानदार मंच, ये सब व्यवस्थाएं थी। और उससे पहले बाबा ने एक मार्च निकाला था संसद की ओर, कूच, पार्लियामेंट की तरफ कूच किया था अपने सहयोगियों के साथ। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में रोका, गिरफ्तार किया और छोड़ दिया, क्योंकि यह सांकेतिक गिरफ्तारियां थी। खैर, वापस आते हैं हम। जून 2011 में बाबा ने एक विशाल सा पंडाल लगाया और उसमें मंच पर पीठासीन होकर बाबा रामदेव ने बहुत लंबा भाषण दिया। उस भाषण में बाबा रामदेव ने ये कहा कि विदेशों में सरकारों ने और इस देश के लोगों ने बहुत सारा, सरकार शब्द का मैं गलत उपयोग कर गया, सरकार में रहने वाले पॉलिटिशियंस ने और अन्य लोगों ने, उसमें शायद कुछ व्यापारी होंगे, उनका इशारा व्यापारियों की तरफ होगा या ब्यूरोक्रेट्स की तरफ होगा, 20,000 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जमा कर रखा है काले धन के रूप में। और उन्होंने बताया कि यदि हम इसको गिने तो ये कितने होगा। उन्होंने बताया 500 की गड्डियां यहां पृथ्वी से लेके यदि हम चांद तक की सीढ़ी बनाएं तो वो सीढ़ी आराम से बन जाएगी। हम उसी सीढ़ी से चांद तक पहुंच भी जाएंगे और चांद से वापस आ भी जाएंगे। उन्होंने बताया काले धन और भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगे। उन्होंने कहा 2 सरकारी मंत्री, 2 विपक्ष के मंत्री
और एक सुप्रीम कोर्ट का जज, नियुक्ति का अधिकार इनके पास हो, सीबीआई डायरेक्टर की या इसी प्रकार का एक ग्रुप चयन के लिए सीवीसी के लिए उन्होंने सलाह दी सरकारों को मंच से। क्या आज की सरकारें इसे मान रही हैं? क्या बाबा आज की सरकारों को यह सलाह दे रहे हैं? बाबा ने मंच से कहा था कि ना तो मैं सरकारों को हटाने आया हूं, न नई सरकार बनाने आया हूं, मैं सरकार को समझाने आया हूं, मैं हिसाब लेने आया हूं। हम 120 करोड़ देशवासी, देशभक्त हक महसूस करते हैं कि हमें हिसाब मिलना चाहिए, हमारा धन वापस आना चाहिए, उस पर हमारा हक है। ये तो बाबा रामदेव ने इस विषय में मंच से कहा। हालांकि मंच से बाबा ने अन्य बातें भी कही कि यदि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार में पीठासीन होते, सरकार में होते, या यदि वो सरकार में हुए, यदि वे प्रधानमंत्री बने, तो काला धन निश्चित रूप से वापस आएगा, उन्हें भरोसा है। बाबा रामदेव ने तो कहा कि ये जो पेट्रोल हमें 70 रुपए का मिलता है, ये पेट्रोल हमें तो 30 रुपए लीटर में मिलेगा, क्योंकि इस पर 30 रुपए का ही खर्चा आता है, बाकी तो सरकार लूट लेती है। तो क्या बाबा रामदेव आज की सरकारों को ये सलाह देते हैं? क्या काला धन वापस आया या काला धन वापस आएगा? मैंने कल के हीरोज, जो जन लोकपाल बिल के हीरोज थे, जो सरकार द्वारा बनाया गया बिल, जन लोकपाल के को वो कहते थे ये तो जोकपाल है, ये मजबूत लोकपाल नहीं, ये मजबूर लोकपाल है। वो लोग आज कहां हैं, किन किन पदों पर हैं, उसके विषय में बताया। लेकिन मैं बाबा रामदेव के विषय में जानना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते होंगे, नई सरकार बनवाने में बाबा रामदेव का आंदोलन, अन्ना हजारे जी का आंदोलन ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन सरकारों में बाबा रामदेव और श्री अन्ना हजारे जी का तो महत्वपूर्ण दखल होगा। तो क्या वो सरकारों से बात करते हैं? आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बाबा रामदेव बात करते हैं? बाबा रामदेव का कारोबार कहां से कहां पहुंच गया? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बाबा रामदेव का व्यापार नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो बाबा रामदेव नहीं बना रहे हैं? बाबा रामदेव योग गुरु थे। बाबा रामदेव योग गुरु से बहुत बड़े व्यापारी हो गए हैं। बहुत सारे विदेशी कंपनियों को यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ा है, और यहाँ के बहुत से व्यापारियों को अपना कारोबार समेटना पड़ा है। बाबा की स्थिति ये पहुंच गई है। और जो जन लोकपाल के पक्ष में आंदोलन कर रहे थे, उनकी स्थिति मैंने कल बता दी। अरविंद केजरीवाल जो लोकपाल बिल बनवाने के लिए आंदोलनरत थे, वो खुद भी आमरण अनशन पर बैठे थे, क्योंकि अन्ना की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, वो असमर्थ थे। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं अन्ना, हम भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर या अनशन पर बैठेंगे। और केजरीवाल जी बैठे थे। तो क्या आज वो आवाजें उठा रहे हैं? आज तो वो सत्तासीन है, आज तो उन्हें आवाजें उठानी चाहिए। या कुमार विश्वास या किरण बेदी, वो भी सत्तासीन है। या अनुपम खेर या उनकी पत्नी किरण खेर, जो कि एमपी हैं पंजाब से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो दबाव बनाते हैं सरकार के ऊपर? क्या पेट्रोल 35 रुपए लीटर दिलवाते हैं?
ये तो 35 रुपए लीटर नहीं, तिगुना चल रहा है, तिगुने से भी ज्यादा चला गया। 105 रुपए लीटर से भी आगे निकल गया पेट्रोल, ऐसे ही डीजल, ऐसे ही गैस। तो क्या ये सारे आंदोलन उस समय की सरकार को डीएस्टेब्लिश करने के थे, या आज का किसान आंदोलन सरकार को डीएस्टेब्लिश करने के लिए था? चीजें समझ से परे हैं। किस तरह से आंदोलन खड़े किए जाते हैं, उन आंदोलनों के पीछे कौन होता है, फिर वो आंदोलन क्यों अपना रास्ता भटक जाते हैं, उसमें से नए लोग पॉलिटिशियंस के रूप में उभर कर आते हैं, और वो पॉलिटिशियंस जो नए उभर कर आए हैं वो भी उसी रास्ते पर जाते हैं जिस पे पुराने राजनीतिज्ञ होते हैं। मैंने अपने लाइफ टाइम में श्री जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन भी देखा था, जिसमें से बहुत नेता निकल कर आए थे। श्री लालू यादव, श्री मुलायम सिंह यादव, बहुत सारे नेता निकल के आए थे। मैं तो 2 का नाम लिया है, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, या भ्रष्टाचार के कारण श्री लालू यादव पर तो बैन ही लग गया कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो आज के जो आंदोलन से निकले हुए नेता है, या इस किसान आंदोलन से जो निकले हुए नेता है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो भ्रष्ट नहीं होंगे? सोचिएगा। इसीलिए लोकपाल बहुत आवश्यक है। लोकपाल होगा तो अंकुश लगेगा आने वाले राजनेताओं पे, और जो पुराने राजनेता हैं, जो सत्तासीन हैं या विपक्ष में हैं, उन पर लगाम लगेगी। इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। हमें हीरो नहीं बनना है, लेकिन हमारा देश आगे बढ़े। जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो विदेश में हमारी हंसी उड़ती है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान बहुत ऊंचा है। हम शर्मिंदा होते हैं, देश में भी हम शर्मिंदा होते हैं, और लोग यथा राजा तथा प्रजा, लोग भी भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। यदि मैं भ्रष्टाचारी हूं तो अपनी संतानों को मैं किस तरह रोकूंगा? मुझे गांधी जी का एक उदाहरण याद आता है। एक पिता अपने बेटे को लेकर गांधी जी के पास गया। बापू, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसे समझाइए। गांधी जी ने कहा, ठीक है, मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ समय दो, 2-4 दिन का। खैर, 2-4 दिन के बाद वह व्यक्ति फिर गांधी जी के पास गया कि बापू, आपने समय मांगा था कि हाँ आ जाओ। उन्होंने बच्चे को समझाया कि बेटा, गुड़ बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे पेट में कीड़े हो जाते हैं। अपने तरीके से उन्होंने समझाया बच्चा मान गया। बाद में पिता ने बापू से पूछा, बापू, ये बात तो आप 2-4 दिन पहले भी समझा सकते थे। बापू ने कहा, नहीं समझा सकता था, क्योंकि मैं भी गुड़ बहुत खाता था। इन 4 दिनों में मैंने उस गुड़ को छोड़ा है, तब मैं अपने आप को इस पोजीशन में पाता हूं, इस योग्य पाया है, अब मैं कह सकता हूं। तो इसीलिए यदि राजा भ्रष्टाचारी नहीं होगा, यदि हमारे नेतागण भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, तो प्रजा उन्हीं को देखती है, उन्हीं का अनुसरण करती है। सभी ठीक व्यवहार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो यहीं समापन की ओर ले जाता हूं। आप सभी से विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते एक बार फिर वही अपील कि यदि आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे इसके साथ लिंक कर दूंगा, देखिएगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।